बच्चों। हेलो बच्चों। आज हम जो है सेट नंबर 11 डाल रहे हैं और इसको बड़े ध्यान से देखना। अभी बहुत बड़ी रात ही है और सेट नंबर 11 हम जो है आपके लिए डाल रहे हैं। अगर जागोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, इसलिए जाग जाग के पढ़िए। आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम जो है सेट नंबर 11 सेट नंबर 11 मॉडल पेपर डाल रहे हैं और इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जो नहीं समझ में आएगा हम इसको यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 का प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, और खंड का जरूर लिखना। खंड का क्वेश्चन नंबर 1 का है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। तो बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। हम 2 पर लगाएंगे निशान, लेकिन इन 3 को भी हम बता रहे हैं। वीडियो देखने से यही फायदा होगा कि जो सही है वो भी बताएंगे, जो नहीं है ऑप्शन में उनको भी बताएंगे, जिससे आपको फायदा मिले। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे चलते हैं, अभी बता। दूसरा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो बच्चों, यहाँ पर जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो है इंटरमीडिएट में अशोक के फूल भी लिखा है। यहाँ बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए देखिए, जो हमने नाम लिया वो आ भी गया। कितना बढ़िया कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। अच्छा, लिखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी बताया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर विधा पूछा गया है। देखो, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं ना है ना। तो यहाँ पर चौथा आएगा निबंध। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के फूल कौन सी विधा है, निबंध है। फिर इसके बाद आता है भारत दुर्दशा। नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा घबराने की बात नहीं ना। ये सब 9th से भी पूछा जाता, 10th से भी, 11th 12th में आकर के सब पूरे पिछले क्लासों में भी पूछा जाता है। भारत दुर्दशा आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। तो यहाँ पर हम पहले में लिख देंगे। लेकिन आपको आंसर जब लिखना है तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, खा, गा, घा, अंगा तक ऐसे लिखना, फिर 2 शुरू हो जाएगा। अब इसमें आइए अगला हम देखते हैं यहाँ पर अंगा में कि जो है इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा टप लिख दिया है कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। एक ऐसी विधा है जिसमें आप काल्पनिक बातें नहीं लिख सकते हैं, बाकी 3 में लिख सकते हैं। तो वो कौन सा विधा है, यहाँ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। जब अपने ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहिए तो उसमें हम कल्पना की चीज़ें नहीं लिखते, जो सही चीज़ वही लिखना चाहिए। तो यहाँ आएगा आत्मकथा, है ना, आत्मकथा। बाकी 3 में तो कल्पना चलती है, लेकिन आत्मकथा लिखने में कल्पना नहीं चलती। इसलिए इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, वो है आत्मकथा। लेकिन एक बात और बताएं, गद्य की ये सारी विधाएं हैं, पद्य की नहीं ना। ये भी गद्य, ये भी गद्य, ये भी गद्य, ये भी गद्य, लेकिन इसमें से काल्पनिक बात नहीं चलती है। अब आइए चलते हैं अगला देखिए, लिखा है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा है। पहले क्वेश्चन समझिए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए पद्मावत, सूरसागर, देखो सूरसागर, रामचंद्रिका, पद्मावत, ये सारी चीज़ें। जैसे सूरसागर किसी सूरदास ने लिखा है, भक्ति काल का हो गया।
रामचंद्रिका केशवदास ने लिखा, है ना। पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसे ने। तो तीनों आपकी तो भक्ति काल की हैं, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है ये आपका आधुनिक काल की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा ये आपका आधुनिक काल की रचना है। अच्छा, एक बात और है, ये जो चांद का मुंह टेढ़ा है थोड़ा बड़ा कह लिया ना, तू दिखाई दिया इससे। जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, है ना। और इस रचना पर गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा से लिखा। ये आधुनिक काल की रचना है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1964 में प्रकाशित हुए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर गजानन माधव मुक्तिबोध को मिला था। आइए चलते हैं, अगला चलते हैं, है ना। ये जो है हरिऔध का पूरा नाम है तो बहुत सरल है। अब जगन्नाथ दास ये तो रत्नाकर है, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब देखो अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, कैसे यहाँ पर देखो कन्फ्यूज कर दिया। अब कहो बच्चे इसमें लगा दे, तो यही बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपका हरिऔध का पूरा नाम है, यानी मॉडल पेपर में भी देखिए कैसे कैसे घुमा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब आप कहो हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है पूरा नाम। अभी आप कहो इसमें लगा दो तो इसमें लगाइए, चौथा ऑप्शन ये आपका सही है। कितना कन्फ्यूजिंग वाला, और ऐसा लग रहा है कि हिंदी में कुछ है ही नहीं। अरे बहुत कुछ है। इसके बाद देखिए छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति प्रधानता। तो यहाँ पर बच्चों प्रकृति चित्रण, है ना, ये आएगा प्रकृति चित्रण, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण आएगा, छायावाद की मुख्य विशेषता। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंद पंत को। ये तो सरल है यार, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इसके बाद देखिए बढ़िया सवाल दिया, तार सप्तक के संपादक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो ये भी बहुत सरल है। यहाँ दूसरा आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञे। अगर हम बार बार इन वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आप लोग क्या होता है जब पेपर समय आता तब पढ़ते हो, थोड़ी देर टाइम दीजिए मेरे चैनल को, आगे देखते हैं और समझाते हैं आपको। कभी कभी इनमें बच्चे गलत कर देते हैं, कभी कभी इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, इसलिए हम इसको भी डालेंगे, है ना। अब देखिए लिखा है पहला द्रव और द्रव्य। तो तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, दान और देने योग्य, दवा और दया। देखिए यहाँ पर द्रव माने तरल पदार्थ, लिक्विड द्रव, और द्रव्य माने धन, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ऐसे हरिहर, विष्णु और शंकर, शिव और पार्वती, भगवान और भक्त, महादेव और हरण किया हुआ। तो यहाँ पर हरि माने विष्णु और हर माने शंकर, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों देखिए और बता देते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के द्वि अर्थ लिखो। एक शब्द के बताना, हम तीनों की बता देते हैं। आइए चलिए बताते हैं, है ना। तो बता देते हैं। तात, तात माने होता है पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता। और तात माने तप्त यानी गर्म, तप्त। और तीर, तीर का मतलब होता है बाण, किनारा, तट, समीप। और कुल का मतलब होता है वंश, यानी कुल वंश, है ना। कुल माने वंश या सब, परिवार या समस्त। ये शब्दों के अनेकार्थी। बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों के पर्यायवाची लिख देते हैं। पर्यायवाची नहीं लिखना है, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं ये लिखना है, अनेकार्थी शब्द लिखना है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सवाल। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो। अब परितापी, अंतःतापी, समतापी, प्रतापी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर परितापी लिखा है और अंतःतापी। अब अंतः माने क्या होता है भीतर, हवा का तापमान तापी। अब देखिए यहाँ पर समतापी को तो आइसोथेरम कहते हैं, आइसोथेरम कहते हैं अगर देखा जाए।
और समतापी, और दो चीज़ें होते हैं। समतापी माने समतापी जीव भी होते हैं, प्राणी। तो इस वर्ग में स्तनधारी, है ना, जो है आते हैं पालतू जानवर जिनका गर्म खून वाले होते हैं, जिनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है। और दूसरे आते हैं असमतापी, जिनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो ये तो नहीं होगा इसका। अब प्रतापी माने जिसके अंदर प्रताप हो। अब परितापी माने चारों ओर, परि माने चारों ओर ताप मानता है, लेकिन यहाँ अंदर है तो अंतःतापी होगा। ये होगा आपका। पीने की इच्छा रखने वाला, कितना बढ़िया सवाल है। पीने की इच्छा रखने वाला, देखो प्यासा, त्रसित, पिपासा, पिशासु, पिपासु, पिपासु। तो प्यासा, त्रसित वार बिन जो तन त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा, हाई स्कूल में भी। तो त्रसित तो प्यासा का ही त्रसित कहते हैं, और पिपास माने भी त्रसित और प्यासा, ये तीनों तो एक है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पिपासा। पिपासा माने पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासा। इसके बाद यहाँ देखिए वाक्यों को सही गलत करना है, आपको सही करना है। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमती होनी चाहिए क्योंकि ये लड़की है। तो यहाँ बुद्धिमती लड़कों के लिए बुद्धिमान है, लेकिन लड़की के लिए बुद्धिमती है। कृपया करके मेरे घर पधारिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कृपा करके, कृपा करके मेरे घर आए, कृपा करके मेरे घर आए। हो गया। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए होगा, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, मैं एक शब्द नहीं है, कानपुर औद्योगिक नगर है। क्यों, कानपुर तो एक ही है ना, एक ही तो है कानपुर, दुई तो है नहीं, इसलिए एक शब्द हटा दो, तो कानपुर औद्योगिक नगर है। इस तरह से बच्चों हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से इस सेट को डाला है। और अन्य सेट का पाने के लिए, अन्य सेट पाने के लिए आपको इसको लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब करना, और बार बार इसको देखना, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।